वेलकम टू स्टडी बुद्ध। आज है 13 मई 2024 और हम 13 मई से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। साथ में मैं आपको प्रत्येक प्रश्न से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊंगा और आप इस वीडियो का पीडीएफ इसके लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। साथ में आप हमारे टेलीग्रुप चैनल से भी इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का प्रश्न पहला। हाल ही में वीजा ने किसे भारत के कंट्री मैनेजर के रूप में नियुक्त किया? Who has been recently appointed by Visa as country manager for India? ऑप्शन नंबर ए है सुजय रैना। ऑप्शन नंबर बी है शशि भूषण सिंह। ऑप्शन नंबर सी है आर शंकर रमन। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, ए नॉन ऑफ दीज। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सुजय रैना। ये कौन है? सुजय रैना। तो वैश्विक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वीजा ने भारत ने मंगलवार को घोषणा की कि उसने सुजय रैना को भारत के लिए नया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया। Global digital payment platform Visa on Tuesday announced that it has appointed Sujay Raina as the new country manager for India. रैना भारतीय बाजार में वीजा की रणनीतिक पहल का नेतृत्व करने, ग्राहकों के साथ साझेदारी और व्यापक भुगतान परिस्थिति तंत्र के लिए जिम्मेदार होंगे। Raina will be responsible for leading Visa strategy initiative in the Indian market, partnering with customer and the broader payment ecosystem. संदीप घोष भारत और दक्षिण एशिया के लिए ग्रुप कंट्री मैनेजर के रूप में अपनी भूमिका जारी रखेंगे। संदीप घोष will continue in his role as group country manager for India and South Asia. भारत और बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव सहित उपमहाद्वीप के अन्य बाजारों में वीजा के संचालन की देखरेख भी करेंगे। He will oversee visa operation in India and other markets in the substitute including Bangladesh, श्रीलंका, नेपाल, भूटान एंड मालदीव। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में आईआईपी ग्रोथ रेट कितने फीसदी रही है? अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड डेटा, व्हाट वाज द आईआईपी ग्रोथ रेट इन इंडिया? ऑप्शन नंबर ए 4.9 फीसदी यानी 4.9%, 5.6 फीसदी यानी 5.6%। ऑप्शन नंबर सी है 5.8 फीसदी यानी 5.8%। ऑप्शन नंबर डी है 4.8 फीसदी यानी 4.8%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4.9 फीसदी यानी 4.9%। देश के औद्योगिक उत्पादन की रफ्तार सुस्त हुई। द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन द कंट्री हैज स्लोड डाउन। खनन क्षेत्र के खराब प्रदर्शन के चलते मार्च में घरेलू औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर मासिक आधार पर 4.9% रही, जो इसी वर्ष फरवरी में 5.6% थी। ड्यू टू द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ माइनिंग सेक्टर, द ग्रोथ रेट of domestic industrial production in March was 4.9% on a monthly basis, which was 5.6% in February this year. सांख्यिकी मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पूरे वित्त वर्ष के दौरान औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 5.8% रही, जो इससे पिछले वित्त वर्ष के दौरान 5.2% थी। According to the data of Ministry of Statistics, the growth rate of
industrial production during the entire financial year was 5.8%, which was 5.2% during the previous financial year. प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। भारत की किस फिनटेक कंपनी ने आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त किया है? Which Indian fintech company received NBFC license from RBI? ऑप्शन नंबर है गेटवेंटेज, ऑप्शन नंबर बी है जेस्ट मनी, ऑप्शन नंबर सी है लेडिंग कार्ड, ऑप्शन नंबर डी है मनी टैप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गेटवेंटेज। क्या है? गेटवेंटेज। भारत के प्रमुख अल्टरनेटिव फाइनेंस फिनटेक प्लेटफॉर्म में से एक गेटवेंटेज ने घोषणा की है कि उसने भारतीय रिजर्व बैंक से नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी लाइसेंस हासिल किया। यह देश का पहला और एकमात्र रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंस और अल्टरनेटिव फंडिंग प्लेटफॉर्म बनकर है जिससे यह लाइसेंस मिला। तो गेटवेंटेज one of India's leading alternative finance fintech platform has announced that it has received a non-banking fintech company license from the Reserve Bank of India. It has become the country's first and only revenue-based finance and alternative funding platform to receive his license. Getvantage NBFC arm Get Growth Capital will provided। गेटवेंटेज के संस्थापक और सीईओ भविक वासा। भविक वासा फाउंडर एंड सीईओ गेटवेंटेज। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। हाल ही में पेटीएम मनी लिमिटेड के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? Who has been recently appointed as the new CEO of पेटीएम मनी लिमिटेड? ऑप्शन नंबर ए है वरुण श्रीधर, ऑप्शन नंबर बी है राकेश सिंह, ऑप्शन नंबर सी है विजय शेखर शर्मा, ऑप्शन नंबर डी है भवेश गुप्ता। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राकेश सिंह। ये कौन है? राकेश सिंह। तो पेटीएम भारत की अग्रणी मोबाइल भुगतान और वित्तीय सेवा वितरण कंपनी है। पेटीएम इज इंडिया लीडिंग मोबाइल पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विस डिलीवरी कंपनी। राकेश सिंह को पेटीएम मनी लिमिटेड के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है जो धन प्रबंधन उत्पादों में स्केलिंग और नवाचार पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित का संकेत देता है। राकेश सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ of Paytm Money Limited, signaling a renewable focus on scaling and the innovation in wealth management products. अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी भवेश गुप्ता हैं। तो द प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इज भवेश गुप्ता। पेटीएम मनी लिमिटेड के पूर्व प्रमुख वरुण श्रीधर अब पीएसपीएल का नेतृत्व करते हैं। वरुण श्रीधर फॉर्म्ड हेड ऑफ पेटीएम मनी लिमिटेड नाउ लीड्स पीएसपीएल। अपने ट्रांजैक्शन के हिस्से के रूप में पेटीएम ने यूपीआई भुगतान के लिए टीपीएपी मॉडल को अपनाया है। एज पार्ट ऑफ इट्स ट्रांजैक्शन पेटीएम हैज अडॉप्टेड द टीपीएपी मॉडल फॉर यूपीआई पेमेंट्स। प्रश्न नंबर इसी में देखते हैं पेटीएम। तो पेटीएम का मुख्यालय यानी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नोएडा, उत्तर प्रदेश इन इंडिया। इसका स्थापना यानी फाउंडेड कब हुआ था? ये अगस्त 2010 में यानी अगस्त 2010 में। इसके संस्थापक कौन है? विजय शेखर यानी फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा। और सीईओ कौन है? राकेश सिंह जो अभी ही नियुक्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। हाल ही में बोइंग के किस पूर्व सीईओ का
92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। विश्व फाउंड सीईओ ऑफ बोइंग डाइड रिसेंटली एट द एज ऑफ 92। ऑप्शन नंबर ए है फ्रैंक जोन्स, ऑप्शन नंबर बी है बर्नार्ड हिल, ऑप्शन नंबर सी है शेख अब्दुल्ला सलाम अब्दुल रज्जाक, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ द एबव। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंक सोन्स। ये कौन है? फ्रैंक सोन्स। फ्रैंक सोन्स जिन्होंने 1986 से 1996 तक एक दशक तक बोइंग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नेतृत्व किया। सोन्स oversaw an era great innovation and growth for the aviation giants। सोन्स ने विमानन दिग्गज के लिए महान नवाचार और विकास के युग का निरीक्षण किया। Though he was not an engineer by training, उन्होंने बोइंग 777 लंबी दूरी के जेट और अपनी कंपनी के प्रसिद्ध 747 जंबो जेट और 737 मॉडल के उन्नयन जैसे नए विमानों के विकास को प्रोत्साहित किया। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज इंटरनेशनल नर्सिंग डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? ऑप्शन नंबर ए है 10 मई, ऑप्शन नंबर बी है 5 मई, ऑप्शन नंबर सी है 9 मई, ऑप्शन नंबर डी है 12 मई यानी 12 मई। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 12 मई यानी 12 मई। अब देखते हैं मई में अब तक मनाए जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट डे या दिवस। ऑप्शन नंबर है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी इंटरनेशनल लेबर डे, या मई डे भी मनाया गया, और है महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस भी 1 मई को मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी है विश्व ट्यूना दिवस यानी वर्ल्ड ट्यूना डे। प्रश्न 3 मई को मनाया गया था प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी प्रेस फ्रीडम डे। 4 मई को मनाया गया था कोयला खनिक दिवस, और 4 मई को ही मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस। 5 मई को मनाया गया था विश्व हंसी दिवस। 6 मई को मनाया गया था इंटरनेशनल नो डाइट दिवस। 7 मई को मनाया गया था विश्व एथलेटिक्स दिवस यानी वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। 7 मई को ही मनाया गया था वर्ल्ड आस्थमा डे भी मनाया गया था। 8 मई को मनाया गया था विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस, और 8 मई को ही मनाया गया था वर्ल्ड थैलेसीमिया दिवस, और 9 मई को मनाया गया था महाराणा प्रताप की जयंती, और 10 मई को मनाया गया था इंटरनेशनल अर्गानिया दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस। 11 मई को मनाया गया था विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, और 12 मई को मनाया गया अभी अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस या इंटरनेशनल नर्सिंग डे, और मनाया गया था मातृत्व दिवस भी 12 मई को यानी मदर्स डे भी मनाया गया है 12 मई को। ये हो गई मई में मनाए जाने वाले अब तक के महत्वपूर्ण दिवस। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाल ही में किस देश ने AFC अंडर 23 एशिया कप में जीत हासिल की है? विच कंट्री रिसेंटली वॉन द AFC अंडर 23 एशियन कप? ऑप्शन नंबर है जापान, ऑप्शन नंबर बी है भारत यानी इंडिया, ऑप्शन नंबर सी है चीन यानी चाइना, ऑप्शन नंबर सी है रूस यानी रशिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जापान। कौन है? जापान। तो एशिया फुटबॉल परिसंघ और कतर फुटबॉल संघ द्वारा आयोजित AFC अंडर 23 एशिया कप हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। कब किया जाता है? हर 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है। द AFC U23 एशियन कप ऑर्गेनाइज्ड बाय द एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन and the Qatar Football Association is held every 2 years.
जापानी पुरुषों की अंडर 23 फुटबॉल टीम ने दूसरी बार एएफसी अंडर 23 एशिया कप जीतकर इतिहास में अपना नाम रिकॉर्ड किया है। तो द जापानीज मेन U23 फुटबॉल टीम इज issued their name in history by winning the AFC Under-23 Asian Cup for the second time, defeating उज्बेकिस्तान, जिसने दोहा के जसीम बिन अहमद स्टेडियम में एक खेल बैटिंग फाइनल में उज्बेकिस्तान को हराया। डिफीटिंग उज्बेकिस्तान इन नैल वेटिंग फाइनल एट द जसीम बिन अहमद स्टेडियम इन दोहा। स्थानापन्न खिलाड़ी यमादा ने इंजरी टाइम में एकमात्र गोल करके जापान की जीत और 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। क्या किया? क्वालिफाई किया। तो सब्स्टिट्यूट यमादा स्कोर्ड द ओनली गोल इन injury time to seal Japan victory and qualification for the 24 Paris Olympics. जापान स्वर्ण पदक जीतकर चैंपियन के रूप में उभरा। जापान इमर्ज्ड एज चैंपियंस विनिंग द गोल्ड मेडल while उज्बेकिस्तान won the silver medal. कांस्य पदक इराक के पास गया जिसने सेमीफाइनल में इंडोनेशिया को हराया और उज्बेकिस्तान के कप्तान जलालुद्दीनोव को फेयर प्ले पुरस्कार मिला, जबकि उनके गोलकीपर नेमातोव को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर नामित किया गया। द ब्रोंज मेडल वेंट टू इराक हु डिफीटेड इंडोनेशिया इन द सेमीफाइनल्स। उज्बेकिस्तान कैप्टन जलालुद्दीनोव received the Fair Player Award, while their goalkeeper Namatov was named the best goalkeeper of the tournament. क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत और किस देश के बीच वित्तीय सहयोग समझौता हुआ? Recently a financial cooperation agreement was signed between India and which country? ऑप्शन नंबर है जापान, ऑप्शन नंबर बी है घाना, ऑप्शन नंबर सी है चाड, ऑप्शन नंबर डी है ब्राजील। तो इसका दिस इज करेक्ट आंसर इज अ घाना, ऑप्शन नंबर बी। भारत और घाना दोनों देशों के बीच लगातार तत्काल और लागत प्रभावी फंड ट्रांसफर की सुविधा के लिए अपनी भुगतान प्रणाली यूपीआई और GHIPSS को एकीकृत करने के लिए तैयार है। भारत और घाना के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2022-23 में बढ़कर 2.87 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिसमें घाना का निर्यात सोना, कोको, काजू और लकड़ी के उत्पाद शामिल। इंडिया एंड घाना आर सेट टू integrate their payment system UPI and GHIPSS to facilitate instant and cost-effective fund transfer between the two countries. Bilateral trade between India and Ghana is set to grow to $2.87 billion in 2020 and 23. Ghana exports include gold, cocoa, cashew and wood products. क्वेश्चन नंबर 9 देख, हाल ही में किस राज्य में नक्षत्र सभा की शुरुआत की गई? इन विच स्टेट हैज नक्षत्र सभा बीन स्टार्टेड रिसेंटली? ऑप्शन नंबर ए है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है बिहार। तो दिस इज करेक्ट आंसर एंड ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने नक्षत्र सभा शुरू करने के लिए एक एस्ट्रो टूरिज्म कंपनी स्टार स्केप्स के साथ मिलकर काम किया, जिसका उद्देश्य प्रतिभागियों को विभिन्न गतिविधियों जैसे कि विशेष और सौर अवलोकन, एस्ट्रो फोटोग्राफी प्रतियोगिता और सितारों के नीचे शिविर लगाना है।
The Uttarakhand Tourism Development Board has teamed up with Star Caps and Astro Tourism Company to launch Nakshatra Sabha, which aims to engage participants in the various activities such as exclusive solar observation, astrophotography, and competition and campaigning under the stars. क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाल ही में किसे जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण का प्रमुख नियुक्त किया गया? हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड द हेड ऑफ जीएसटी अपीलेटेड ट्रिब्यूनल? ऑप्शन नंबर ए है संजय कुमार मिश्रा, ऑप्शन नंबर बी है निखिल मिश्रा, ऑप्शन नंबर सी है नवीन कुमार, ऑप्शन नंबर डी है पवन कुमार। दिस इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए संजय कुमार मिश्रा। केंद्र सरकार द्वारा सेवानिवृत्त न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा को वस्तु और सेवा कर अपीली न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस कदम का उद्देश्य व्यवसायों से संबंधित विवादों के समाधान को कुशलतापूर्वक सुव्यवस्थित करना है। Retired Judge Sanjay Kumar Mishra has been appointed as the chairman of the Goods and Services Tax Appellate Tribunal by the central government. The move is aimed at essentially streamlining the resolution of the disputes related to the business. Thanks for watching this video.